हेलो बच्चों, मैं आनंद एक्सीलेंट क्लासेस की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी कोरोना के समय में आप और आपका परिवार पूरी तरीके से स्वस्थ होगा और आगे भी स्वस्थ रहेगा। बच्चों, पिछली क्लासेस में हमने बात की थी इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी कि 12th क्लास की फर्स्ट यूनिट की, और आज हम लोग जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो आज हम शुरू करने जा रहे हैं, वो है क्लास 12th की सेकेंड यूनिट, जिसका नाम है यूनिट का नाम डाल देता हूं यूनिट 2, और इस यूनिट 2 का जो नाम है वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी और करंट इलेक्ट्रिसिटी की अगर हम लोग बात करें तो जैसे हम लोगों ने पढ़ा हुआ था यूनिट 1 यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक, और इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच होती है जिसमें हम स्टडी करते हैं चार्जेस के बारे में। कौन से चार्जेस? वे चार्जेस जो फ्लो नहीं करते हैं, यानी कि ऐसे चार्जेस जो रेस्ट की कंडीशन में होते हैं, और ऐसे चार्जेस के बारे में स्टडी करना, और इसी ब्रांच को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। लेकिन क्या होगा यदि वो चार्ज फ्लो करना शुरू कर दे, यानी कि मूव करना शुरू कर दे, एक जगह से दूसरी जगह जाना स्टार्ट कर दे। तो फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच जिसमें हम उन चार्जेस के बारे में पढ़ते हैं जो चार्ज मूव कर रहे हैं, मोशन में है, और ऐसी ब्रांच को हम लोग नाम देते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या है? करंट इलेक्ट्रिसिटी फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच है, तो मैं यहां पर इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं, अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स, in which we study about the charges in motion, यानी कि ऐसे चार्जेस के बारे में हम लोग पढ़ते हैं जो चार्जेस किस कंडीशन में है, जो चार्जेस मोशन की कंडीशन में है, हम लोग उनके बारे में स्टडी करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग मान लेते हैं कि अपने प्रैक्टिकल एग्जांपल की बात करें, तो प्रैक्टिकल एग्जांपल में हम लोगों ने क्या देखा है कि सप्लाई जो हमारे घरों में आती है, यानी कि बिजली के खंभे से जो हमारे घरों में जो लाइट आती है, वो एक केबल के माध्यम से, वायर के माध्यम से आती है, या फिर हम लोग किसी भी चीज में इलेक्ट्रिकल एनर्जी अगर हम देते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मोबाइल को चार्ज करते हैं, हम लोग पंखे को यूज करते हैं, एसी यूज करते हैं, फ्रिज यूज करते हैं, तो वो हम एक वायर के माध्यम से करते हैं। और जब वायर के माध्यम से करते हैं तो वायर में ऐसा क्या होता है कि भाई इलेक्ट्रिकल एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचती है, तो उसमें ऐसा क्या होता है, उसमें फ्लो ऑफ चार्ज होता है, यानी कि चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन्स एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करते हैं, जिनकी वजह से करंट फ्लो करता है, और करंट के फ्लो करने की वजह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर हो जाती है। तो अब हमने ये जान लिया कि करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या है। करंट इलेक्ट्रिसिटी फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं इसके बारे में, चार्जेस के बारे में। कौन से चार्जेस के बारे में? तो उन चार्जेस के बारे में जो कि मोशन में होते हैं। अब ये तो हो गई करंट इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशन। अब हम लोग चलते हैं अपने दूसरी यूनिट की, जो पहला हमारा टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की अगर हम लोग बात करें तो बच्चों देखो 10th क्लास में भी तुमने
इलेक्ट्रिसिटी नाम के एक चैप्टर में इलेक्ट्रिक करंट के बारे में स्टडी की होगी और वहां पे आप सब लोगों ने ये जरूर जाना होगा कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। आप बड़े ही आसानी से कह देते होंगे फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, अच्छी बात है, फ्लो ऑफ चार्ज है, लेकिन समस्या ये आई कि फ्लो ऑफ चार्ज तो है, लेकिन यहां पे थोड़ा सा मॉडिफिकेशन होता है हमारी डेफिनेशन में। और क्लास 12 की जो डेफिनेशन है उसमें ऐसा क्या मॉडिफिकेशन है, तो उस मॉडिफिकेशन के बारे में ही हम लोग बात करेंगे। तो पहले मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिख देता हूँ। डेफिनेशन क्या है पहले मैं पढ़ के बता देता हूँ, तब जाकर के मैं डेफिनेशन लिखूंगा। तो डेफिनेशन है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स या फिर कोई भी दूसरा चार्ज कैरियर हो सकता है, जैसे कि सेमीकंडक्टर में होल्स होते हैं। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल पर यूनिट टाइम, ये तो हम लोगों ने पढ़ रखा था 10th क्लास में, फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल पर यूनिट टाइम। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मॉडिफिकेशन ये है कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल पर यूनिट टाइम फ्रॉम अ गिवन क्रॉस सेक्शनल एरिया, फ्रॉम अ गिवन क्रॉस सेक्शनल एरिया इज नोन एज द इलेक्ट्रिक करंट। तो पहले मैं इसको लिख देता हूं, बड़े शॉर्ट तरीके से लिखूंगा, छोटे तरीके से लिखूंगा। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल को हम एक और नाम देते हैं, जो कि मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं रेड कलर से। इन इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स का क्या नाम होता है, इनका नाम एक और होता है चार्ज कैरियर। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल पर यूनिट टाइम from a given cross sectional area, from a given cross sectional area of the conductor is called electric current। जी, अब हम लोग समझ लेते हैं कि ये है क्या। सबसे पहले तो थोड़ा सा एक कंडक्टर ले लेते हैं। मैंने मान लिया यहाँ पे एक कंडक्टर है, ये एक कंडक्टर है, और ये हमारे पास एक दूसरा कंडक्टर है। इस तरीके से दोनों कंडक्टर है, दोनों कंडक्टर की अपनी अपनी खासियत। पहला वाला जो कंडक्टर है 1, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया यूनिफॉर्म है। ये कंडक्टर नंबर 2, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया डिफरेंट है। जगह जगह पे यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा है, यहाँ पे कम हो जाता है, यहाँ पे और बढ़ जाता है, यहाँ पे थोड़ा सा और बढ़ जाता है, और आगे जाके और भी बढ़ सकता है। यानी कि इस वाले कंडक्टर का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है सेकंड वाले का, वो चेंज हो रहा है। और हम लोगों ने 10th क्लास में भी ये वाली बात पढ़ी थी कि अगर एरिया चेंज होता है तो कंडक्टर का रेसिस्टेंस चेंज होता है, और अगर रेसिस्टेंस चेंज होगा तो उस कंडक्टर में फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू भी चेंज होगी। इसका मतलब अगर जगह जगह पे क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज हो रहा है तो जगह जगह पे रेसिस्टेंस भी चेंज होगा, और जगह जगह पे रेसिस्टेंस चेंज होने की वजह से करंट भी चेंज होगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि अपनी डेफिनेशन में करंट को डिफाइन करने के लिए हम ये वाली लाइन यहाँ
पे डाल देते हैं फ्रॉम गिवन क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्योंकि जब क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम रहेगा थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, तब जाकर के हम बोल सकते हैं कि भैया इस कंडक्टर में 2 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है या 4 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है या 6 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। लेकिन अगर कंडक्टर इस प्रकार का है जैसा कि आपके सामने सेकंड नंबर में लिखा हुआ है, तो हम ये नहीं कह सकते कि इसमें 2 एम्पियर है या 3 एम्पियर है या 5 एम्पियर है। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि जगह जगह पे करंट की वैल्यू चेंज हो रही है, इसलिए यहाँ पे नहीं कह सकते। तो हमारी डेफिनेशन में ये लाइन क्यों डाली गई है फ्रॉम अ गिवन क्रॉस सेक्शनल एरिया, उसका मैंने रीजन बता दिया कि भैया अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया गिवन नहीं होगा, सेम नहीं होगा, तो जगह जगह पे इलेक्ट्रिक करंट वेरी करेगा, और हम लोग ये नहीं चाहेंगे कि जगह जगह पे इलेक्ट्रिक करंट वेरी करे। इसलिए अपनी डेफिनेशन में क्रॉस सेक्शनल एरिया को कांस्टेंट रखा गया है। ये हो गई हमारी इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन, और इसी इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन के हिसाब से हम लोग फॉर्मूला भी बना देते हैं। तो सबसे पहले फॉर्मूला बनाएंगे, लेकिन इसका रिप्रेजेंटेशन में लिख देता हूं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय आई, कैपिटल आई। कहीं कहीं पे आप देखेंगे कि इसको स्मॉल आई से भी डिनोट कर दिया जाता है, लेकिन इसका स्टैंडर्ड जो रिप्रेजेंटेशन है वो कैपिटल आई ही है। लेकिन कई लोग, कई किताबें इसको स्मॉल आई से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब बात आई कि आई का फॉर्मूला क्या रहेगा। तो बच्चों आई का फॉर्मूला रहेगा आई बराबर Q अपॉन T, चार्ज पर यूनिट टाइम, यानी कि चार्ज अपॉन टाइम। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं चार्ज फ्लो अपॉन टाइम। चार्ज को बच्चों रिप्रेजेंट किया जाता है Q से और टाइम को रिप्रेजेंट किया जाता है T से। तो बच्चों आई का फॉर्मूला बन जाता है I इज इक्वल टू द Q अपॉन T। ये बन गया हमारे पास करंट का फॉर्मूला, करंट इज इक्वल टू द Q अपॉन T। अब बात आई कि ये मैंने यहाँ से इसको हटा देता हूँ, आप चाहें तो वीडियो को वहां पर पॉज करके नोट कर लीजिएगा कि हमने ये वाली लाइन फ्रॉम अ गिवन क्रॉस सेक्शनल एरिया क्यों डाली है। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। अब बात आई कि ये जो दूसरा फॉर्मूला हम लोग बनाते हैं आई का, ये हम लोग जानते हैं, हम लोगों ने पहले चैप्टर में यानी कि पहली यूनिट में एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। यानी कि चार्ज को क्वांटिफाई किया जा सकता है, चार्ज की वैल्यू निकाली जा सकती है। और चार्ज की वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो वहां पे हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था Q बराबर NE, यानी कि हम लोगों ने ये फॉर्मूला पढ़ा था एज Q इज इक्वल टू N इंटू E। अच्छा भैया, N क्या होता है, तो N इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स flowing from one point to another point, or from one conductor to another conductor, या फिर one point of the conductor to the another point of the conductor। तो N क्या था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। E क्या था, E इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसकी वैल्यू कितनी होती है बच्चों, इसकी वैल्यू होती है 1.6 into 10 to the power -19 कूलम। तो Q की वैल्यू हमें पता है, Q बराबर होता है NE। तो यहां से I की वैल्यू हो जाती है I इज इक्वल टू द NE अपॉन T। ये हमारा बन जाता है एक और फॉर्मूला I इज इक्वल टू द N इंटू E अपॉन T। ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला। ठीक, अब बात आई कि इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग एक और तरीके से भी बता सकते हैं। कैसे? देखो, जरूरी नहीं है कि हमारा जो चार्ज फ्लो करे किसी भी यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन में या फिर नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन में, वो एक जैसा हो।
यानी कि चार्ज फ्लो जरूरी नहीं है कि कांस्टेंट हो, कभी कभी चार्ज फ्लो टाइम पे भी डिपेंड करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं तुमको एक क्वेश्चन दे देता हूं कि भैया एक कंडक्टर है और उस कंडक्टर में जो चार्ज फ्लो हो रहा है वो टाइम के हिसाब से हो रहा है, और टाइम के हिसाब से कैसे हो रहा है, तो देखो ये Q is equal to the 6t square plus 5t plus 7 where t is the time। अब वो ये बोल देता है कि भाई जो चार्ज है वो चेंज हो रहा है टाइम के हिसाब से। कैसे चेंज हो रहा है? अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन। करंट की वैल्यू बताइए, t इक्वल टू 2 सेकेंड, t इक्वल टू 3 सेकेंड, t इक्वल टू 1 सेकेंड, ये वो पूछ सकता है। तो इस कंडीशन में हम करंट कैसे निकालेंगे, I कैसे निकालेंगे? तो बच्चों इस कंडीशन में I का जो फॉर्मूला होता है, बच्चों ध्यान रखना, इंस्टेंटेनियस करंट, इसको हम लोग इंस्टेंटेनियस करंट बोलेंगे। t इक्वल टू 2 पे निकाल रहे हो या t इक्वल टू 3 पे निकाल रहे हो तो इंस्टेंटेनियस करंट बोलते हैं। इंस्टेंटेनियस आप लोगों ने पढ़ा होगा 11th क्लास में। किसी भी इंस्टेंट पे निकाली गई वेलोसिटी को इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलते हैं। किसी भी इंस्टेंट पे निकाले गए, किसी भी इंस्टेंट के लिए निकाले गए एक्सीलरेशन को हम लोग इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन कहते हैं। इसीलिए किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, किसी भी इंस्टेंट के लिए एक कंडक्टर के अंदर जो करंट की वैल्यू हम निकालते हैं उसको हम लोग इंस्टेंटेनियस करंट। तो बच्चों हम लोग t इक्वल टू 2 सेकेंड पे करंट निकालना चाहते हैं, इसका मतलब इंस्टेंटेनियस करंट निकालना चाहते हैं। तो इंस्टेंटेनियस करंट का फॉर्मूला बन जाएगा dq अपॉन dt। जैसे कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला होता था ds अपॉन dt, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन का फॉर्मूला होता था dv अपॉन dt। ठीक इसी प्रकार इंस्टेंटेनियस करंट का फॉर्मूला बन जाता है dq अपॉन dt। ये dq अपॉन dt क्या है बच्चों? तो दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। ये क्या है बच्चों? तो मैं रेड पेन से लिख देता हूं, ये क्या है? डिफरेंशिएशन ऑफ चार्ज विद रेस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के हिसाब से डिफरेंशिएशन तुम लोगों ने 11th क्लास में सीखा होगा। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप 12th में भी यहाँ पर सीखेंगे डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। अच्छा, तो इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा सॉल्व कर देता हूं। क्वेश्चन भी मैं यहां लिख देता हूं। चलिए क्वेश्चन क्या है? चार्ज फ्लोइंग is given as q is equal to 6t square plus 5t plus 7 where t is a time. Find current at t is equal to 2 सेकेंड। 2 सेकेंड पे करंट की वैल्यू निकालिए। बच्चों कैसे निकालेंगे? t इक्वल टू 2 सेकेंड पे निकल रहा है, यानी कि इंस्टेंटेनियस करंट निकलवा रहा है। तो देखिए कैसे निकालेंगे आंसर। एज I is equal to dq upon dt, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो कर देते हैं जल्दी से डिफरेंशिएशन d ओवर dt ऑफ q। q की वैल्यू है बच्चों 6t स्क्वायर प्लस 5t प्लस 7। तो बच्चों इसका डिफरेंशिएशन सबको आता होगा उम्मीद है। 6t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन फटाफट से हो जाएगा 12t।
प्लस 5t का हो जाएगा कितना बेटा 5 और 7 का कितना हो जाएगा बेटा 0, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। ये आ गया बेटा i, लेकिन हमें t की वैल्यू कितनी रखनी है, पुट t इज इक्वल टू द 2, t की वैल्यू बेटा t रखनी है 2 रखनी है, क्योंकि 2 सेकंड पे करंट निकालना है। तो बच्चों i बराबर 12 इंटू 2 प्लस 5, आंसर आ गया 29। ये हो गया बच्चों इंस्टेंटेनियस करंट निकालने का फॉर्मूला और उस फॉर्मूले को अप्लाई करने का एक छोटा सा तरीका। देखो आपकी स्क्रीन पे थोड़ी सी दिक्कत आ रही होगी, मैं उस दिक्कत को सॉल्व किए देता हूं। थोड़ा सा नहीं दिख रहा है, वो मैंने ध्यान नहीं दिया, तो ये मैंने कैमरा आपका घुमा दिया है। अब आपकी जो दिक्कत है वो खत्म हो जाएगी। तो ये देखिए आपकी दिक्कतें खत्म कर दी गई हैं। एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं, क्योंकि आपको स्क्रीन पर नहीं दिख देता, उसके लिए मुझे थोड़ा सा क्षमा करें। तो देखना, ये देखो आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, चार्ज फ्लोइंग इज गिवन एज q इक्वल टू 6t स्क्वायर प्लस 5t प्लस 7 वेयर t इज द टाइम, फाइंड द करंट एट t इक्वल टू 2 सेकंड। बेटा इंस्टेंटेनियस करंट हमें निकालना था, तो फॉर्मूला लगा दिया, i इज इक्वल टू dq अपॉन dt। इसका मतलब है चार्ज का डिफरेंशिएशन, और चार्ज हमने रख दिया, चार्ज की जगह पर डिफरेंशिएशन कर दिया। अब क्योंकि हमने t की जगह पर 2 रखना है, t की जगह पर 2 हमने रखा और आंसर आ गया 29। And this is the way that how to calculate the instantaneous current, how to calculate the current at any particular time. This is the all about electric current. और अब हम लोग पढ़ते हैं थोड़ा सा और ज्यादा। तो देखिए करंट की अगर हम लोग बात करें, तो करंट एक कैसी क्वांटिटी होती है बच्चों, तो करंट एक स्केलर क्वांटिटी होती है। स्केलर क्वांटिटी का मतलब है कि इसके पास केवल और केवल मैग्नीट्यूड होता है, और तुम कहोगे डायरेक्शन भी तो होती है, 10th क्लास में पढ़ा था, फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल। तो बेटा वो इलेक्ट्रिक करंट की जो डायरेक्शन होती है वो उसकी खुद की वजह से नहीं है, वो इलेक्ट्रॉन्स यानी कि चार्ज कैरियर की वजह से, इसीलिए इसको स्केलर बोला जाता है। तो याद रखना, एक ऐसी क्वांटिटी जिसके पास डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है, लेकिन वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती है, और उस क्वांटिटी का बेटा क्या नाम है, तो उस क्वांटिटी का नाम है इलेक्ट्रिक करंट। कैसी क्वांटिटी है, तो बच्चों वो क्वांटिटी है स्केलर क्वांटिटी। फटाफट से इसको नोट कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके मैं आगे चलता हूं, और कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स जो आपको याद रखने हैं इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, वो मैं यहाँ पर लिखता हूं और उसको एक्सप्लेन भी कर लूंगा। तो इलेक्ट्रिक करंट के अंदर ही आप सब लोग इस चीज को नोट करेंगे, ये क्वेश्चन भी आप नोट करेंगे जी। अब हम लोग चलते हैं कि हमारे ये जो अगले हमें पढ़ना है वो है ये कुछ इंपोर्टेंट चीजें इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। तो सबसे पहले है इलेक्ट्रिक करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी, कि इलेक्ट्रिक करंट एक कैसी क्वांटिटी होती है बच्चों, इलेक्ट्रिक करंट एक स्केलर क्वांटिटी होती है। इलेक्ट्रिक करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। देखिए मैग्नीट्यूड भी होता है, जैसे कि एग्जांपल 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर, और सबसे बड़ी बात है डायरेक्शन भी होती है, फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, लेकिन फिर भी देखिए स्केलर क्वांटिटी है। तो इसलिए याद रखना, ये क्वेश्चन बहुत फ्रीक्वेंटली पूछ सकता है कोई भी आपकी नॉलेज को चेक करने के लिए, कि बच्चों एक ऐसी क्वांटिटी बताइए जिसके पास मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो, लेकिन वेक्टर ना हो। तो आप लोग सोचते रह जाते हैं कई बच्चे, क्या ऐसी कौन सी क्वांटिटी होती है जो मैग्नीट्यूड भी रखती है, डायरेक्शन भी उसके पास है, लेकिन फिर भी वेक्टर नहीं है। तो ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक करंट एक ऐसी क्वांटिटी। अब बात करते हैं बच्चों इसकी ऐसा यूनिट के बारे में
तो देखिए छोटी सी इसके अंदर हेडिंग डाल देना बच्चों, एसआई यूनिट। अब हम इसकी एसआई यूनिट के बारे में बात करते हैं। तो देखिए एसआई यूनिट क्या है। आई इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है बच्चों क्यू अपॉन टी। एसआई यूनिट बनाने के लिए हमने क्या किया, क्यू की जरूरत होती है, कूलम सी से रिप्रेजेंट करते हैं, टाइम की होती है सेकंड, तो भैया इसकी यूनिट बन जाती है कूलम पर सेकंड। लेकिन बड़ी समस्या कि कूलम पर सेकंड इसकी पॉइंट को इसकी ऐसा यूनिट नहीं होती है। इस कूलम पर सेकंड को चेंज करके एम्पियर कर दिया गया। एम्पियर जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है ए से, तो ऐसा यूनिट क्या है, एम्पियर है। तो मैं लिख देता हूं ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर। जी बिल्कुल। अब होगा इसकी जरूरत। अब बात आई कि कभी कभी एक क्वेश्चन और आ जाता है, वो क्वेश्चन मैं आपके सामने लिख देता हूं यहां पर एक बॉर्डर बना के। क्वेश्चन क्या है बच्चों, डिफाइन यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। या फिर ये भी पूछ सकता है डिफाइन 1 एम्पियर करंट। एक एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट की परिभाषा बताइए, ये भी आपसे पूछ सकता है। तो बच्चों एक एम्पियर की परिभाषा कैसे बनाएंगे, जरा ध्यान से देखिएगा। बोर्ड पे आप लोगों ने हो सकता है 10th क्लास में भी पढ़ा। देखिए बच्चों आई का फॉर्मूला होता है आई इज इक्वल टू द क्यू अपॉन टी। मैंने क्या किया, मैंने कंडक्टर ले लिया ये। तो देखिए ये क्या है, ये हमने कंडक्टर ले लिया है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया यूनिफॉर्म है। आपको दिखने में लग रहा होगा कि नॉन यूनिफॉर्म है, लेकिन यूनिफॉर्म है। मान के चलते हैं यूनिफॉर्म है, इसका एरिया यूनिफॉर्म है। और मैंने मान लिया कि इस यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया के अंदर जो हमारा करंट फ्लो होता है वो 1 एम्पियर कब होगा। तो बच्चों मैंने मान लिया कि इस कंडक्टर के अंदर 1 कूलम्ब चार्ज फ्लो होता है। कितना चार्ज फ्लो होता है, 1 कूलम्ब। यानी कि मैंने मान लिया कि इसके अंदर Q की वैल्यू यानी कि चार्ज की वैल्यू 1 कूलम्ब है। कितने टाइम में फ्लो होता है, एक एंड से दूसरे एंड कितने टाइम में फ्लो होता है। तो बच्चों मैंने T मान लिया 1 सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड में फ्लो हो जाता है। अब हमने यहाँ पे I रखी, I इज इक्वल टू द Q की वैल्यू कितनी है 1 कूलम्ब, T की वैल्यू कितनी है 1 सेकेंड। तो 1 अपॉन 1 यानी कि 1 एम्पियर, यानी कि I की वैल्यू आ गई 1 एम्पियर। तो अब 1 एम्पियर करंट कब हुआ है बच्चों, 1 एम्पियर करंट तब हुआ है जब किसी कंडक्टर में 1 कूलम्ब चार्ज केवल 1 सेकंड के अंदर फ्लो हो जाए। तब जाकर के उस कंडक्टर के अंदर जो करंट की वैल्यू है, उस करंट की वैल्यू को हम 1 एम्पियर बोलेंगे। तो इस 1 एम्पियर को हम कैसे डिफाइन करेंगे, जरा देखिएगा। When 1 coulomb of charge, when 1 coulomb of charge
फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर इन 1 सेकेंड टाइम। बेटा पॉज कर करके आप लोग नोट कर लेना, मेरे लिए हर चीज को लिखना संभव नहीं है, एक्सप्लेन तो मैं हर चीज करा रहा हूँ, बोल के नोट्स बनवा रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ, पॉज कर करके नोट कर लीजिएगा। मैं फिर से बोल देता हूँ, धीमे धीमे जरा सुनिएगा। व्हेन 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज flows through a given cross-sectional area of the conductor in 1 second time। जब एक कूलम्ब चार्ज किसी भी क्रॉस सेक्शनल एरिया के कंडक्टर से 1 सेकंड में फ्लो कर जाता है, तब जाकर के उस कंडक्टर के करंट की वैल्यू को 1 एम्पियर बोला जाता है। इंग्लिश में सुन लेना और इसी बात को नोट करना है। When 1 coulomb of charge flows through a given cross-section area of the conductor in 1 second time, then the amount of electric current through the conductor is said to be 1 ampere। हिंदी में जब किसी, हिंदी में मतलब प्योर हिंदी नहीं है, मैं अपनी इंग्लिश बोल रहा हूँ, या क्या बोल रहा हूँ सुन लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। जब किसी भी कंडक्टर के अंदर से 1 कूलम्ब चार्ज को फ्लो होने में 1 सेकंड का समय लगता है, तब जाकर के उस कंडक्टर के अंदर करंट की वैल्यू कितनी आती है बेटा? 1 एम्पियर आती है। ये हो गया हमारा 1 एम्पियर की परिभाषा, या फिर इलेक्ट्रिक करंट की जो यूनिट होती है एम्पियर, उसकी डेफिनेशन। अब बात आई कि इसको बच्चों नापेंगे कैसे, मेजरमेंट कैसे करते हैं कि 2 एम्पियर है या 3 एम्पियर है। कैलकुलेट करना सीखे, कैलकुलेट करना सीख गए, फॉर्मूला रखा, तुरंत से आंसर आ गया। लेकिन मीजर कैसे करेंगे, किससे नापेंगे? तो भैया इलेक्ट्रिक करंट जो क्वांटिटी है, इसको नापने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है। इलेक्ट्रिक करंट को नापने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है, और उस इंस्ट्रूमेंट का नाम आप सब लोगों ने पहले भी पढ़ रखा है बच्चों। उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है एमीटर। क्या नाम है? एमीटर उसका नाम है। तो यहां लिख देता हूं अगले पॉइंट में, एन इंस्ट्रूमेंट is used to measure the electric current, is used to measure the electric current which is known as, which is called ammeter। अब बात आई इस एमीटर को कैसे यूज करते हैं। तो भैया इस एमीटर को सीरीज कॉम्बिनेशन में यूज किया जाता है। सीरीज कॉम्बिनेशन आप लोगों ने 10th क्लास में बिल्कुल पढ़ा होगा, और यहां भी हम लोग पढ़ेंगे। हालांकि 2020 के सेशन में कोरोना की वजह से जो 30% सिलेबस रिड्यूस किया गया था, उसमें इसके सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन को रिमूव कर दिया गया था क्लास 12 थे, लेकिन अभी 2021 के करंट सिलेबस में ये है। तो एमीटर को किस प्रकार से जोड़ा जाता है? इसको हम सीरीज में जोड़ते हैं कंडक्टर के साथ। तो ये यहां पे मैं लिख देता हूं, इट इज टू बी कनेक्टेड in series with conductor।
यानी कि कंडक्टर के साथ ये हमेशा किसमें जोड़ा जाता है, सीरीज में जोड़ा जाता है। और इसका जो रेजिस्टेंस, बहुत इंपॉर्टेंट बात है भाई, प्रैक्टिकल में जो पूछा जाने वाला क्वेश्चन है वो यहाँ से 2 क्वेश्चन बनेंगे जो मैं आज आपको होमवर्क के लिए दूंगा। यहाँ से एक चीज हम लोग पढ़ लेते हैं, रेजिस्टेंस, या फिर और अलग तरीके से देता हूं, एमीटर है very low resistance, very low resistance, and an ideal ammeter, have zero resistance, यानी कि सबसे पहली बात तो भैया इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए एमीटर यूज किया जाता है, दूसरा इसको कनेक्ट करते हैं सीरीज में, और तीसरा इसका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, और चौथी बात कि जो आइडियल एमीटर होता है, जो आदर्श एमीटर होता है, उसका रेजिस्टेंस वेरी लो का मतलब कितना होता है, 0 होता है। ये बहुत दोनों इंपोर्टेंट चीजें हैं। कौन सी? सबसे पहला कि ये सीरीज में कनेक्ट किया जाता है, और दूसरा इसका रेजिस्टेंस लो होता है। यहां से मैं आपको प्रैक्टिकल के 2 क्वेश्चन आपको यहां से थमा देता हूं आपके होमवर्क में, जो कि हम लोग कल की क्लास में डिस्कस करेंगे, अगले लेक्चर में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आपके होमवर्क का, वाई ammeter is to be connected in series. Explain. एमीटर को सीरीज में क्यों कनेक्ट करना चाहिए? और दूसरा क्वेश्चन है why ammeter या फिर थोड़ा सा अपनी ग्रामेटिकल मिस्टेक को इम्प्रूव करते हैं, सुधारते हैं उसको। why does an ammeter have very low resistance? पहला क्वेश्चन है बच्चों कि एमीटर को सीरीज में ही क्यों कनेक्ट किया जाता है, और दूसरा क्वेश्चन है कि एमीटर का लो रेजिस्टेंस क्यों होता है। एक्सप्लेन। दोनों आपको एक्सप्लेन करने हैं बच्चों। एक्सप्लेन क्या करने हैं, कमेंट बॉक्स में आपको इसका उत्तर देना है। जितना ब्रीफली आप लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं उतना ही अच्छा है। और वीडियो में अगर कोई भी डाउट हो तो जो आज को आपको टॉपिक पढ़ाएगा उसमें अगर कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं। हम लोग या तो कमेंट सेक्शन में हो सका तो कमेंट सेक्शन में, वरना अगली क्लासेस में उन डाउट्स को सोल्व किया जाएगा। इन दोनों के आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे प्रोवाइड कर दें। और बच्चों वीडियो अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन भी दबा दें, ताकि जिस टाइम भी आप YouTube पे अगली क्लास अपलोड की जाए आपको तुरंत वहां से उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और बच्चों साथ साथ में नोट्स बनाते रहिएगा, कोई भी चीज आपकी मिस नहीं होगी। तो मिलते हैं बच्चों अगली क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।